बात तकरीबन उस समय की है जब मैं क्लास 10वीं में पढ़ती थी। दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे होंगे। मई का महीना था। लू के थपेड़े पड़ रहे थे। कानों में जैसे मानो हवा कुछ बोलना चाह रही हो। कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। मेरे साथ मेरी सहेली भी थी। हम विद्यालय से घर की ओर आ रहे थे। कुछ अजीब सी हवा के साथ मानो कोई कुछ बोलना चाह रहा है। मैं थोड़ा भयभीत हो गई क्योंकि वो हवा के साथ साए साए की आवाज़ भी आ रही थी। उसको केवल मैं ही महसूस कर पा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद फिर से वही शांति पसर गई थी। कुछ कदम हम चले ही थे कि फिर से वही साए साए की आवाज़ मानो कुछ कहने के लिए व्याकुल हो रही हो। मैंने थोड़ी दूरी तय करने के बाद मैंने अपनी सहेली से पूछा कि तुमको भी कोई आवाज़ महसूस हो रही है क्या? उसने इनकार कर दिया कि नहीं तो। वो कुछ परेशान होकर मेरी ओर देखने लगी। वो अजीब तरीके से मेरी ओर देखने लगी। कुछ कदम चलने पर वह सारी आवाज़ उसको भी सुनाई देने लगी। वो भी भयभीत हो गई। हम दोनों बहुत तेज तेज अपने कदम बढ़ाने लगे। जैसे तैसे हम वहाँ से निकल गए। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। कल फिर हमें उसी पथ से गुजरकर वहाँ से निकलना था। हम दोनों इस बात से अनजान थे कि वही कल वाली बात हमारे सामने आ जाएगी। हमने थोड़ी दूरी ही तय करी थी कि अचानक से वही तेज़ गति से मानो हवा हमें बार बार चीरती जा रही थी। मानो वो कल की तरह कुछ चाह रही थी हमसे, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। हम दोनों कुछ कदम आगे ही चल रहे होंगे कि मेरे कानों में मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। मुझे लगा कि ये मेरे मन का वहम है। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि क्या तुमने मुझे आवाज़ लगाई थी? वो हैरान होकर मेरी ओर देखने लगी और हैरानी से देखते हुए बोली कि मैं भला तुमको आवाज़ क्यों लगाऊंगी? मैं तो तुम्हारे साथ साथ ही चल रही हूँ ना। फिर भला ये क्यों? हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हमने तीसरे दिन ध्यान दिया कि वो किसी के होने का जो एहसास जो हमें हो रहा था वो एक सीमित जगह ही थी, और वो था एक चौराहा। चौराहे के नज़दीक ही एक हनुमान जी का मंदिर था। वो आवाज़ हमें उस मंदिर तक ही सुनाई देती थी। हमने वहाँ हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। जैसे तैसे हमने 3 दिन निकाले। हमने अपने विद्यालय के अध्यापक को इसके बारे में बताया, जो कि उस मंदिर के पास ही रहते थे। उन्होंने पहले हम दोनों की तरफ देखा। हम दोनों बहुत भयभीत थे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों का वहम होगा। इतना कहकर वो अपनी क्लास में चले गए। हम दोनों को लगा कि वो इसके बारे में कुछ जानते थे और हमें बताना नहीं चाह रहे थे। फिर क्या था, हमें तो उसी रास्ते से निकलना था। हम अगले दिन उसी रास्ते से निकले कि वहीं अचानक हवा फिर से साए साए की आवाज़ हमारे कानों को चीरने के लिए आगे बढ़ गई थी। उस दिन हम दोनों पहले से ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने अपने मन में देवी माँ का ध्यान किया और आगे बढ़ गई। कुछ कदम चलने के बाद मेरे कानों में मेरा ही नाम सुनाई दिया और उस हवा ने मुझे मेरे नाम से पुकार रही हो ऐसा महसूस कराया। मैं दंग रह गई कि मेरा नाम कैसे जानती है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने बिना पीछे देखे बोल दिया, जो कोई भी हो आगे आ जाओ। मेरी सहेली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी, किससे बात कर रही है? मैंने उसको बताया कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। वो मुझे हैरानी से देखने लगी और वो बहुत भयभीत दिख रही थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि रोज़ रोज़ के डर से आज सामना कर ही लेते हैं। हम दोनों कुछ कदम आगे चल ही रहे थे कि फिर उसने मेरी सहेली को आवाज़ लगाई। हम दोनों भयभीत हो गए। फिर से उसने हमें आवाज़ दी, राखी, राखी, राखी। पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। फिर तो हम दोनों की हालत ख़राब होने लगी।
लेकिन मन में एक यकीन था कि जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान मेरा बुरा कैसे होने देंगे। उसके कुछ समय बाद हम दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। मैंने अपने घर में ये बात किसी को नहीं बताई थी। अगर बता देती तो कोई भी मुझे उस रास्ते से जाने नहीं देते और मुझे उस आवाज़ का पता लगाना था, क्योंकि आवाज़ मानो कुछ कहना चाह रही हो। उस आवाज़ को मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। वो आवाज़ मानो मदद के लिए पुकार रही हो। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरी सहेली की तबीयत खराब हो गई है और वो स्कूल नहीं आ रही है। मुझे मेरे घर वालों ने भी काफ़ी रोका कि अगर वो नहीं जा रही तो तू भी मत जा, एक दिन की छुट्टी कर ले। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद आज वो आवाज़ मुझे कुछ बता दे, और मैं यही सोचकर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंची तो उन्हीं सर ने मुझसे पूछा कि अब तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तुझे। ये सुनते ही मैंने नाम में सर हिला दिया, क्योंकि आज मुझे उस तह तक जाना था। मैं चलते चलते उस जगह पर पहुंचने वाली थी और धीरे धीरे मैं उस जगह पर पहुंच गई। कुछ समय तक मानो हवा की गति इतनी तेज़ थी कि ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना कुछ दिखाई दे रहा था। मैं बहुत हिम्मत करके अपनी जगह खड़ी रही। मैं लगातार गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। मैं ये बात भी जानती थी कि वो कोई भी मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकती है या सकता था। फिर मेरे कानों में एक कराहती हुई एक लड़की की आवाज़ लगी। मैंने जब अपनी आँख खोल के देखी तो लगभग 20 से 22 साल की लग रही थी वो देखने में। लेकिन मैंने गायत्री मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उस दिन मैं अकेली थी। मैंने जब सही से उसकी तरफ देखा तो वो बहुत डरी और सहमी सी लग रही थी, और जो उसने बताया अपने बारे में उसके सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ जो वो बोल रही थी उस पर, क्योंकि ये घटना अप्रैल के लास्ट वीक में घटित हुई थी, जो कि मैंने खुद अखबार में भी देखी थी और पढ़ी भी थी। एक पल को लगा कि वो लड़की झूठ बोल रही हो, लेकिन उसने वही बताया जो मैंने अखबार में पढ़ा, कि कुछ लड़कों ने उसका बलात्कार किया था और उसको मार दिया था। ये सब मैंने उसके मुंह से सुना तो यकीन हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रही है। मैंने फिर उससे पूछा कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। तब उसने कहा कि क्या पता आप मेरे घर वालों को बता सको, क्योंकि ये तो लोगों को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन पूरी बात से सभी अनजान तब। और अनजान होने के कारण, जो सबसे बड़ा कारण था, वो लड़की 2-3 दिन से लापता थी। उसी ने मुझे बताया कि चौराहे के पास कुछ खाली पुराने मकान हैं। उन 3 लड़कों ने मुझे मारकर वहीं छुपा दिया। और ये बात भी सही थी कि चौराहे के पास हनुमान जी का मंदिर था और मंदिर के सामने वही पुरानी मकान भी, जिनमें कोई भी नहीं रहता था। मैंने अपनी सहेली को अगले दिन सारी बात बताई तो वो बोली कि ये बात सही है। हमने हिम्मत करके अपने सर को ये सारी बात बताई। फिर उन्होंने उस लड़की के घर वालों को सारी आप बीती सुनाई। जब उस खाले पड़ी मकान की तलाशी ली गई तो उसमें उसी लड़की की लाश मिली, जिस पर काफ़ी गंदे गंदे चोटों के निशान थे। और उन तीनों लड़कों को इस अपराध का सज़ा और दंडवत भी भुगतना पड़ा, जिनकी शायद उन्होंने उम्मीद खोई दी थी। अगले दिन मैं स्कूल के निकली तो वही रास्ते में मैंने उस लड़की को देखा, जो कि मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मैं उसके नज़दीक पहुंची तो वो मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और बोलने लगी, मैं चाहती तो आपकी सहेली को भी बता सकती थी, लेकिन आपको देखकर लगा कि मेरी मदद आप ही कर सकती हो। मैंने उससे कारण पूछा कि तुमको ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। उसने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मानो जैसे मेरा हाथ किसी को आर पार करके निकल गया हो। मैं समझ गई कि मेरे जो सामने खड़ी है वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती, और वो बोलते बोलते पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और ऐसे मैंने उस बच्ची को न्याय दिलाया।
दुख इस बात का होता है कि हमारे समाज में ये सब कांड होते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जीवन घाट जाने की तैयारी हम 5 दोस्तों ने की थी। जीवन घाट मनाली रिजॉर्ट के पास ही है। हम सबने अपने बैग पैक किए और मेरे दोस्त राहुल की BMW गाड़ी में रख दिए। अपने अपने घर वालों की हज़ार हिदायतें लेकर हम निकल पड़े जीवन घाट के लिए। पूरा दिन पूरी रात गाड़ी नॉन स्टॉप चलती रही। हम सबकी मम्मी ने घर से ढेर सारी चीज़ें बना कर दी थी। सफ़र के दौरान सिर्फ बिस्लैरी या चाय पीने या फ्रेश होने को ही हमारी गाड़ी रुकती थी। लॉकडाउन अभी भी कुछ दिन पहले ही खुला था, लेकिन बारिश ने माहौल खुशनुमा कर रखा था। सुहाना सफ़र और मौसम हसीन था। हम सब दोस्त 2-2 घंटे के लिए गाड़ी चला रहे थे ताकि किसी को थकावट ना हो। 2 दिन और 1 रात गाड़ी चलाकर हम आखिर मनाली जीवता घाट रिसोर्ट तक पहुंच गए। वह रिसोर्ट बहुत हसीन था। उस रिसोर्ट में ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग ठहरे थे। बहुत से लोगों ने हमारी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाए। हम लोग शाम के 7 बजे वहाँ पहुँचे थे। पहले सब लोग गर्म पानी से नहाए धोए, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बरसात और ज़्यादा ठंड हो रखी थी। हमने रिजॉर्ट की लॉन में बैठकर खाना खाया और बाकी अंग्रेज़ों के साथ बातचीत कर ग्रुप फ़ोटो लिए। और 3 दिन की थकावट के चलते हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। जब हमारी नींद खुली तो दोपहर के 4 बज रहे थे। बारिश तेज़ लगी थी, इसलिए वापस हम सो गए, क्योंकि कहीं जाना तो हमें वैसे भी नहीं था, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। उस रात भी तेज़ बरसात लगी थी। इसके बाद हम लोग शाम 6 बजे जगकर फ्रेश हुए। यार, बारिश तो कमाल लगी है। लगता है जीवन घाट देखना आज नसीब ही नहीं होगा। हम सब दोस्त फ्रेश होकर नीचे लॉन में आ गए। उस रात देर तक हम उन अमेरिकन लोगों के साथ ताश खेलते, डांस करते, हंसते खेलते रात के 3 बजे तक जागते रहे। रात का डिनर भी हम सब ने अंग्रेज़ों के साथ ही खा लिया था। फिर अपने अपने कमरों में जाकर हम सो गए। 3 दिन सफ़र में 2 दिन होटल में यूं ही बीत गए थे। पर अब तक जीवता घाट हमारे लिए देखना संभव नहीं हुआ था। तीसरे दिन भी दोपहर 12 बजे हम सोकर उठे, तब भी बारिश लगी हुई थी। लगता है यार, हम लोग गलत मौसम में आ गए हैं यहाँ। वह दिन भी हमने होटल में ही उन अंग्रेज़ों के साथ मस्ती करते बिताया, लेकिन हम सब बुरी तरह से बोर हो चुके थे। रात 10 बजे बारिश रुकी तो उन अंग्रेज़ों ने हमसे लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए आने को पूछा। तो उन्होंने बताया मनाली रोड बंद है, वहाँ बारिश का पानी भरा है। फिर हमने नेट पर पता किया तो जीवता घाट का हाईवे खुला दिख रहा था। तो चलो दोस्तों, हम घाट की तरफ ही लॉन्ग ड्राइव लगा लेते हैं। वो अंग्रेज़ दोस्त बोले, घाट की तरफ दोनों तरफ घना जंगल है, बिल्कुल सेफ नहीं है उस तरफ, और रात के वक्त तो बिल्कुल मत जाओ। हमने कहा इन लोगों को जाना नहीं है, इसलिए बहाने बना रहे हैं। फिर हम 5 दोस्त अपनी BMW लेकर घूमने निकल पड़े। आज 3 दिन बाद बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा था। रात के वक्त घाट के दृश्य तो देखने से रहे, पर बहुत अच्छा मौसम था। पेड़ पत्तियाँ और गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू बहुत सुकून दे रही थी। बारिश बंद थी, पर हाईवे गीला गीला हो रखा था। जीवता घाट पर हम 5 दोस्त अपनी कार में नाइट राइड लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। दोनों तरफ घना जंगल